हमारे देश में बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हम उस देश के वासी हैं जहां बेटियों की पूजा होती है। सरकार भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जिसका अब असर भी दिख रहा है कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए, उससे पहले ही हो जाती हैं हैवानों का शिकार। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश दाऊद की घिनौनी करतूत। जी हां, नवी मुंबई की 20 साल की यशस्वी शिंदे के साथ दाऊद ने जो कुछ भी किया, उसे जानकर और सुनकर कोई भी सहम जाएगा। पुलिस को जिस हालत में लाश मिली है, उसे देखकर खुद पुलिस वाले भी सिहर उठे थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी यशस्वी श्री शिंदे की लाश को देखकर कांप गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बेरहमी से दाऊद ने पहले तो बुरी तरह से उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला और फिर दारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, जब उसका मन नहीं भरा तो मासूम के शव को कुत्ते से नुचवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक यशस्वी का जब 15 साल की थी तो आरोपी ने उसका उत्पीड़न किया और फिर शिकायत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ महीना पहले ही आरोपी जेल से बाहर आया और मृतकिया से बदला लेने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है। आज पहाटे 1:15च्या सुमारास उरण रेल्वे स्टेशनच्या समोर रस्त्याच्या पलीकडे एका झाडीमध्ये एका मुलीचा मृतदेह मिळून आलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही BNS कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सदर मुलगी ही बेलापूर या ठिकाणी नोकरीस होती। त्या दिवशी ती हाफ डे घेऊन लवकर आलेली होती आणि अंदाजे दुपारी 3:30 ते 4च्या सुमारास कदाचित तिच्याबरोबरची ही दुर्घटना घडलेली असावी असा प्राथमिक तपास आहे। यापुढे आरोपी नक्की कोण आहे याच्या अनुषंगाने आम्ही सखोल तपास करत आहोत आणि पुढील तपास अजून चालू आहे। तर असं म्हटलं जातं की लव्ह जिहाद नाही, सदर प्रकरणामध्ये आताच या विषयावर काही बोलणं खूप प्रीमॅच्युअर होईल। याच्यामध्ये आरोपी आपण अजून निष्पन्न करायचा आहे। त्याच्यामध्ये नक्की आरोपी कोण आहे, त्याने कोणत्या कारणाने हा खून केलेला आहे, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा निष्पन्न होतील, स्पष्ट होतील, त्यानंतर आपण याच्यावर काही बोलू शकतो। तोपर्यंत आमच्याकडे तपासातून अशी कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही। तर किती पथक याच्यात आम्ही एकूण 3 पथक पोलीस स्टेशन आणि डिव्हिजन लेवलचे आहेत। त्याचप्रमाणे क्राइम ब्रांच नवी मुंबई यांनी सुद्धा त्यांचे स्वतंत्र पथक। तो आपने सुना कि पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, उन्होंने बताया डीसीपी ने। लेकिन अगर बात करें तो वहीं अब कातिल दाऊद शेख को लेकर लोगों में गुस्सा है और उसे फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए तमाम सियासी दल के नेता भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी की नेता चित्रा वाघ भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा जरूर मिलेगी। अतिशय वेदनादायी अशी घटना आहे। याच्यामध्ये आई वडिलांनी रात्री 8 वाजता पोलिसांना मुलगी हरवल्याची खबर दिली आणि रात्री 12:30 वाजता पोलिसांनी त्याच दिवशी मध्यरात्री 12:30 वाजता मुलीची बॉडी ताब्यात घेतली। फोन नव्हते, परंतु लोकेशन सॅटेलाइटच्या माध्यमातून काय झालंय, कसं झालंय, कोण कोणासोबत होतं, कोणी कुणाला फोन केले, याच्यावरनं मार्ग काढत काढत आज इथपर्यंत आले। आरोपी पळून गेला हे तुम्हाला माहिती आहे चांगलं। त्याच्यामुळे पोलिसांनी आता त्याच्या संबंधित जी लोक आहेत त्यांना ताब्यात घेतलंय आणि पोलिसांच्या 3 टीम, कारण तो आरोपी इकडचा नाही, तो हरामखोर कर्नाटकचा आहे आणि तिकडे पोलिसांच्या 3 टीम गेलेल्या आहेत। मी तुम्हाला विश्वासाने सांगते, जे आमदार साहेबांनी सांगितलं की येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये हा हरामखोर पोलिसांच्या ताब्यामध्ये असेल, याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। झालेली गोष्ट ही वाईट आहे, परंतु ज्या काही गोष्टी, ज्या डेव्हलपमेंट पोलीस करतायत, बिल्कुल जिस तरह से बात करें, चित्रा वाघ ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत कब तक होगी। जिस तरह से सरकार लगातार ये दावे कर रही कि महिला सशक्तिकरण और महिला
कानून को लेकर सख्ती बरती जा रही है। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे कुछ खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं एनजीओ यानी सोशल कार्यकर्ता भावना तिवारी जी, जो बीजेपी की महिला प्रवक्ता भी हैं। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, जिस तरीके से बात करें, चाहे वो मुंबई के श्रद्धा वाक की बात करें या बात करें अब नई मुंबई की यशस्वी की, क्या लगता है कि आखिर देश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी? एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। नमस्कार प्रदीप जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हमेशा से चलता आ रहा है। महिला सशक्तिकरण की बातें तो हमेशा चलती आ रही है, परंतु जिस तरह की जागृति होनी चाहिए हमारे युवा में, हमारे बच्चों में, वो कहीं ना कहीं निम्न तबके की दिखाई जा रही है। ये जो नारा है कभी जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। आज हम अपने बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि सभी देशवासी हमारे अपने हैं, सभी अपने हैं। हम कभी उनको ये बताते ही नहीं कि आपको कहाँ सुरक्षा करनी चाहिए। आज युवा पीढ़ी हमारी जा रही है, पढ़ लिख रही है, माता पिता पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाए, परंतु बच्चों को ये ज्ञान ही नहीं है कि उनको किसके साथ संबंध बनाना चाहिए, किसके साथ नहीं। उन्होंने अपनी मर्यादा क्या होती है चीजें कहीं ना कहीं ताक पे रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी है कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, जो अपने बच्चों की तरफ ये सब रुझान देती नहीं है। आज डिजिटलाइजेशन में हम जी रहे हैं, माता पिता भी बहुत भागम भाग में रहते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी कंजस्टेड होती जा रही है, जो बच्चों को हम कभी बताते नहीं है कि आपकी जिंदगी में अगर इस तरह की घटना घटती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये घटना कोई आज की नहीं है जो उड़न में हुई है तेजस्वी के साथ। ऐसी घटना आए दिन हमारे यहाँ होती रहती है। कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी इस जगह पर बहुत ही कमजोर है कि आए दिन हमारे सामने लव जिहाद जैसी बातें आती है। ये सिर्फ धरने मोर्चे तक सीमित रह जाती है, ये कैंडल मार्च तक सीमित रह जाती है। कितनी बेटियां हमारे यहाँ टुकड़ों में नहीं आ रही है बताइए। हमेशा ये सारी चीजें हमारे सामने आकर भी हमारा यूथ, हमारी बच्चियां इसको देखकर भी नजरअंदाज करके अपने जीवन को ताक पे रख रही हैं और कहीं ना कहीं ये बोरी में भरकर ही हमारे सामने आ रही है। ये कहाँ तक सीमित है? कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन, हमारी जमीनी स्तर पे किया गया कार्य, ये हमारे माता पिताओं की कहीं ना कहीं नजरअंदाज की, ये हमारी पीढ़ी को अपने भविष्य की चिंता ही नहीं रह गई है। बिल्कुल भावना जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, लेस्ली त्रिपाठी, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और हाल ही में महिलाओं को लेकर उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है। उनसे जानते हैं। लेस्ली जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। अगर बात करें जिस तरह से भारत में नारी तू नारायणी का दर्जा दिया जाता है महिलाओं को, लेकिन आए दिन जिस तरह से महिलाओं के साथ हैवानियत की वारदात सामने आ रही है और लव जिहाद का जो मामला, लिव इन रिलेशन के जो मामले हैं, कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड से शुरुआत हुई है, ये मानती हैं आप? बॉलीवुड ने आपको तो दिखाया है सर। एनीवेज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते। बॉलीवुड हमको हर तरह के स्टोरीज बताते हैं। इवन वो सीआईडी में भी देखे तो वो हमको दिखाते हैं कि ऐसे भी मर्डर्स होते हैं, ऐसे भी लव स्टोरीज होते हैं जहाँ पे आशिकी हदें पार कर जाती है। तो हमें सब तरह की चेतना भी बॉलीवुड फिल्मों से ही मिलती है, बट हमें सीखना चाहिए। जैसे स्कूल जाते हैं हमें पढ़ाई मिलती है, वहाँ पे बॉलीवुड फिल्में भी हर प्रकार की चीजें दिखाते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप हो या माता पिता को गुस्सा मत दिलाओ, उनके हाथ लेके शादी करो, फिर जब कोई आपका मर्डर कर देगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरी अभी फिल्म भी आई है रॉकी द स्लेव, उसी में भी मेरा एक सीन है जहाँ पे मुझे गुंडा आके मार भी देता है, क्योंकि जब एक औरत थोड़ी सी बेबस लाचार हो जाती है, थोड़ा किसी पे भरोसा करती है, तो आई थिंक कभी कभी उनके जो भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। ये बहुत बुरी बात है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे देश में हम हमेशा माता को बहुत सर्वप्रथम ऊंचे स्तर पे रखते हैं, मगर गर्लफ्रेंड बीवी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये मैंने देखा है। हम बोलते हैं मेरी माँ, जब हम नारी की बात बोलते हैं, नारी तो नारायणी बोलते हैं, तभी हम ना हमेशा अपनी माँ को बहुत पूछते हैं। बट क्या हम अपनी बहन, अपनी फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? कहीं ना कहीं वहां पे एक दिक्कत हो रही है, जहाँ पे गर्लफ्रेंड्स को, बीवियों को वो दर्जा नहीं मिल रहा है और उनके खिलाफ इतनी अत्याचार हो रही है कि वो अभी सेफ नहीं है। ये जो मर्डर आप देख रहे, क्यों?
लड़की बेबस है, लड़के पे वो विश्वास करके उसने उसको मार दिया। क्या उसे पता था? और लड़कियां, आपको पता है कि फिजिकली कंफ्यूज है, हम थोड़े कमजोर है, तो और लड़के चाहे तो अगर तो उनके साथ हम नहीं लड़ सकते। तो और एक चीज भी है कि समाज लेकिन में ना आज स्टिग्मा, कहाँ लेस्ली जी, आज कहाँ लड़कियां बेबस हैं? आज तो नारी जो है कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में आगे है। भावना जी, अगर बात करें सरकार की और पुलिस प्रशासन की बात करें तो हर बार जब इस तरह की वारदातें हो जाती हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण का जो है प्रारूप दिया जाता है, ये कहा जाता है कि अब कड़े कानून कर दिए जाएंगे, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वजह क्या मानती है कि इस तरह के वारदात जो है, हैवानियत की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? इन लोगों के अंदर डर नहीं है। इनको लगता है ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या कानून भी कहीं ना कहीं, मैं बता रही हूँ ना कि इन लोगों की तरफ बहुत ही कमजोर रवैया अपना रहा है। अभी आप देख रहे हैं उरन में जो घटना घटी, जो डीएसपी का आपने जो अभी बताया मुझे, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि हमारे समाज के लोग, इन लोगों के लिए कोई सख्त कानून ही नहीं का बात भी आ जाती है। अगर हम इसको किसी धर्म या जाति से भी ले लेते हैं तो भी हम पर ही ब्लेम आता है। कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को डराने धमकाने वाला काम किया जा रहा है। अभी हमारे मीरा भाईंदर में भी तो एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना घटी थी, तब इन लोगों की बात आई थी। कुछ चीजें 1-2 दिन चली, पर प्रशासनिक तौर पर वो सही बोलता है उसे दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन आज तक इसके ऊपर अपना नहीं रहा है। जिसे मैं बता रही हूँ कि इनके अंदर का डर खत्म हो गया है। इनको सिर्फ हमारे लोगों को खत्म करना है। इन सारी चीजों को सामने लाकर हमको हमसे ही लड़ाना है, क्योंकि भावना जी, हमारे आपको पास रोकना चाहेंगे। भावना जी, हमारे साथ गेस्ट एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शीतल मात्रे जी, जो कांग्रेस से मुंबई की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। उनसे भी जानते हैं कि जब इस तरह की वारदातें होती तो अक्सर राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कैंडल मार्च करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि इस बार सरकार को हमेशा दोषी ठहराया जाता है। लेकिन इस बार अगर बात करें तो सरकार हमेशा ये दावे करती है कि अब महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, पुलिस स्टेशनों में फास्ट ट्रैक जो है टेबल लगाए गए हैं, क्या लगता है कि आखिर महिलाएं देश में सुरक्षित हैं? शीतल जी, पहले तो मैं सबसे पहले माफी चाहूंगी, थोड़ी देर हो गई, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। अब मैं एक महिला अध्यक्ष रह चुकी के साथ एक महिला भी हूँ। इस मामले में तो राजनीति करना नहीं चाहती, लेकिन ये ऐसा है कि ये नाकामी या कमी कहीं से महिला की नहीं है। डर, जैसे भावना जी कह रही है कि प्रशासन का डर नहीं रहा है। अगर पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो जो महिलाओं पर अत्याचार रहे हैं वो काफी हद तक बढ़ गए। तो इसका यही मतलब है कि डर, जहां डर होता है वहां पे नियंत्रण होता है, वहां पे एक भय होता है कि अगर हम पकड़े गए तो या हमें सजा मिलेगी। लेकिन आज जैसे थोड़े ही दिन पहले नवी मुंबई में केस था जहां एक महिला मंदिर में पुजारियों ने बलात्कार कर दिया। ऐसे मामले में अब उसको राजनीति के टर्न कैसे दिया जाता है, उसको लव जिहाद जैसे नाम देकर। ये मामला कोई किसी धर्म से, किसी से जुड़ा नहीं है। नवी मुंबई में एक जगह इसके पहले भी हो चुका है, उससे शायद प्रशासन और जो बैठे हुए हैं, जो इस प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सीखे नहीं है कि तुरंत 1 महीने के अंदर एक दूसरा हादसा हुआ है नवी मुंबई में। मुझे लगता है ये गंभीर लेने वाला विषय है। बिल्कुल शीतल जी, लेकिन जिस तरीके से परिवार और परिजनों का ये भी आरोप है कि पुलिस में कंप्लेन पहले की गई थी, 3 दिन बाद लाश मिलती है महिला की, 3 दिन तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा भी आरोप है। और जिस बेरहमी से महिला की, लड़की की हत्या की गई, उसके बाद उसके शव को कुत्ते से नुचवाया गया, ऐसे इंसान की मानसिकता को लेकर क्या कहेंगी? इंसान की मानसिकता तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, ना कुछ कर। अगर डर बिठाया जाए और उसका इतना डर हो ना, तो ये मानसिक अपने आप कम हो जाती है। अगर 3 दिन तक जिस पुलिस अधिकारी ने उसकी कॉग्निजेंस नहीं लिए, क्या उस पर सरकार ने एक्शन लिया, ये हम जानना चाहेंगे। अगर भी या पिछले केस में एक्शन लिया होता या इस केस में इतनी तत्परता दिखाई होती, तो शायद आगे चलकर कोई ऐसी वाला व्यक्ति वो डरेगा करने के लिए। आज 3 दिन के बाद भी आज परिवार जो भुगत रहा है, जो परिवार जो सहन कर रहा है, वो उस इंसिडेंट से कम, लेकिन जो उदासीनता है
पुलिस कर्मचारियों की, जो सरकार की, उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उससे ज्यादा असर पड़ता है। तो सबसे जिस तरह पहले से अगर मिनिमम कर महाराष्ट्र की बात सकती है। करें, शीतल जी, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इन दिनों लाडली बहन योजना को लेकर सरकार गंभीर है, लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लाडली बहन के साथ इस तरह के अत्याचार और हैवानियत की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कहते हैं कि सरकार तो ये कहती है कि महिलाओं को लेकर अब सख्त कानून बना दिए गए हैं, कठोर कानून है, हर तरफ पुलिस स्टेशन में जो है अलग से महिला पथक रखे गए हैं, लेकिन वजह क्या मानती हैं कि अब तक जो है कोई भी कार्रवाई और अभी तक आरोपी फरार है? चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, ये सिर्फ नाम के लिए ये योजना रह गई है महिलाओं को पुश करने के लिए। आज 50% आबादी महिलाओं की है। अब बात करी जाए राजनीति की तो आरक्षण भी तो लागू करना था, अगर इतना ही महिलाओं का था। अब ये सब मुद्दा यहाँ पे निकालकर कोई मतलब नहीं और अच्छा भी नहीं है। लेकिन मेरी इस गवर्नमेंट से यही विनती रहेगी कि आपने लाडली बहन योजना निकाली है, अच्छा है, हम उसका समर्थन करेंगे जब असली में बहनें और माताएं और बच्चियां सुरक्षित रहे। एक तरफ आप लाडली बहन निकालोगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हाल अगर महिलाओं के हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी को योजना की जरूरत है। उन्हें जरूरत है तो सुरक्षा की, उन्हें जरूरत है कि परिवार की महिला और बच्चियां एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे। जिसकी जरूरत है वो करिए, बाद में योजनाएं निकालिए पेपर पर। भावना जी, क्या कहेंगी? महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, योजनाएं तो बाद में, पहले उनको सुरक्षित करिए, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, सरकार आपकी पार्टी की है और लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तरह तरह की योजनाओं का उद्घाटन और शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार तो पहले से ही देख रही हूँ मैं कि हर महीने अगर हम आंकड़ा निकाले जाए, आए दिन के ये केसेस हो रहे हैं, आए दिन बच्चियों में भर के आ रही है, आए दिन प्रशासनिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। ठीक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं, उनके लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए योजना निकाल रही है, पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो कानून हमारे देश में बन रहे हैं ना, ये चीजों को लेकर ये बहुत गलत कानून है, जिसमें लिविंग रिलेशन होगा। भावना जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी। भावना जी, मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी। जी, कानून बनाना बड़ी नहीं है भावना जी, कानून को अमल में लाना, उस कानून का डर रहना बड़ी बात है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि कानून का डर, महाराष्ट्र में जो अगर आंकड़े पड़े, आप अगर महाराष्ट्र के आंकड़े देखें, आज एक महीने पहले नवी मुंबई में ही हुआ हादसा है, मीरा रोड में हुआ है, हीरापुर नागपारा में भी तो हुआ था आज से 2 या 3 महीने पहले। तब भी ये चीजें कितनी फैली थी। हमारी बच्चियों में जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? वो देख भी रही है कि किस तरह की स्थिति, और आज की तारीख में तो काफी सुरक्षा के लिए ऐसे साधन बना दिए गए कि अगर आपको कहीं कोई टॉर्चर कर रहा है या अगर आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप को वहां सुरक्षित कर इल्जाम सकती लगा है। रही है जी भावना जी, आप बच्चियों पे इल्जाम लगा रही है। क्या हम हमारे देश में रह नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते अपनी मर्जी से? सुनिए, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल। शारदा जी से जानेंगे कि जिस तरीके से, शारदा की अगर बात करें तो अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्राथमिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि यशस्वी के साथ रेप नहीं किया गया है, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो वहां पर चित्रा जो है वाघ पहुंची थी, जो बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम घटना जब हो जाती है तो शायद हमें, जो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल। शारदा, अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब तक किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या कुछ जांच में अब तक खुलासे हुए हैं? जी, आपको बता दें कि शनिवार को नवी मुंबई के उरण में एक पेट्रोल पंप के पास एक शव मिला, जिसकी वो शव किसी और का नहीं, यशस्वी शिंदे का था, जिसकी तलाशी जारी थी। गुरुवार को रोज की तरह वह अपने दफ्तर रोज जैसे जाती थी वैसे उस दिन भी गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। वो पेशे से ऑपरेटर थी, डेटा ऑपरेटर थी, लेकिन वो गुरुवार को जब वापस घर नहीं लौटी तो उनके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिन बाद लाश मिलती है
ऐसी हालत में कि पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। 20 साल की ये यशस्वी शिंदे थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और आप सोचिए कि उस प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाता है, शरीर पर कई वार किए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि यशस्वी शिंदे के शरीर पर सर पे बाल तक नहीं थे और पुलिस पर प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि 2 दिन के बाद इस तरह से कार्रवाई धीमी चली। पीड़ित परिजनों का कहना है, इसके अलावा लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पीड़ित को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से श्रद्धा वालकर मर्डर केस को अभी तक कोई भूला नहीं है, उसी तरह से इस तरह की घटना आने से हड़कंप मच चुका है। पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही है। 2 टीमें जो है वो कर्नाटक पहुंच चुकी है और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी लगातार आरोपी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो दाऊद शेख करके है। 2018 में वो पहले जेल भी जा चुका है, पोक्सो एक्ट के तहत वो जेल में जा चुका था और अभी जेल से वह छूटा था और फिर इसके बाद उसने इस तरह से हत्या की। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उसने प्लानिंग तो नहीं की थी कि वो इस बार मुलाकात करेगा और यशस्वी शिंदे की हत्या करेगा। तो लगातार कार्रवाई जारी है। राजनीतिक दल जो है वो जैसे ये भी बताया गया है कि 15 साल की जब यशस्वी थी तो उसने पहले भी उसके साथ आरोपी उत्पीड़न कर चुका था और जिसकी शिकायत के बाद वो जेल गया था। तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को लेकर क्या प्रशासन सतर्क नहीं था कि जिसको एक बार जेल हुई है वो जेल से बाहर आकर इस तरह की घटनाओं को फिर से अंजाम दे सकता है? जी, वो जेल गया था और अभी जेल से रिहा हुआ था। लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर अभी कार्रवाई जारी है, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीमें जो है वो गठित की गई है, कर्नाटक पहुंच चुकी है टीमें। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब इस तरह की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, कब महिलाएं सुरक्षित होगी, कब हमारी देश की बेटियां जो है वो सुरक्षित होंगी। तो इस तरह के तमाम जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को हवाले किया जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए ताकि उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा नहीं, वो इंतजार नहीं कर रहे कानून का, वो कह रहे हैं कि हमारे हवाले किया जाए और हम अपनी तरफ से सजा देंगे आरोपी को। बिल्कुल शीतल जी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आरोपी को हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम उसे अपने तरीके से सजा देंगे। क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी हमारे देश में? सबसे पहले तो आरोपी जो पॉस्को के अंडर जो सजा काट रहा है उसको छोड़ना ही सबसे बड़ा अचंभे की बात है कि ऐसे आरोपी को छोड़ा कैसे गया, क्योंकि अगर उसा गया है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या किसी दबाव के अंतर्गत या कुछ मतलब मिस लेन देन के कारण। बिकॉज पॉस्को का जब ये छूटता है उसको हिम्मत मिल गई है, जब पॉस्को में जब उसको अंदर किया गया था फिर भी छूट सकता है, तो उसको यही लगता है कि अभी कोई नियंत्रण है नहीं, कंट्रोल है नहीं, मैं मन मर्जी कुछ भी चाहे कर सके। एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँ कि हर महिला का ये मन की बात होगी कि हमारे हवाले कर दिया जाए। हम देखते हैं हम उसको कैसे सजा नहीं दे पा रहे। मेरे अंदर की ये महिला का कहना है कि हाँ ये मुझे दे दो, मैं दिखाती हूँ, मैं सजा देती हूँ, सरकार नहीं दे पा रही, मैं दूंगी इसको सजा, मैं उसके दिखाती हूँ क्या कर सकती है एक महिला। लेस्ली, अगर आपसे पूछा जाए तो जिस तरह से एक महिला होने के नाते क्या कहेंगी कि इस तरह से इतने जघन्य अपराध को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी और किस तरह से सजा की मांग करेंगी आरोपी के खिलाफ? इनको बिना त्रासी दीजिए। चला इस बंदे ने ऐसा घिनौना काम किया है, इतना वैशी काम किया है, तो इसके लिए कोई भी ट्रायल होनी नहीं चाहिए। मैं भावना जी के मार्फत लेस्ली जी से सवाल था कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से आए दिन जैसे उन्होंने यही सवाल कहा था कि सीआईडी जैसे सीरियल में दिखाया जाता है कि इस तरह से जो है मर्डर्स होते हैं, इस तरह से चोरी की वारदातें होती हैं, तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिजिटल, एक तरफ तो हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, ये मानती हैं डिजिटल का? नहीं जी, मैं बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूँ। मैं भी टीवी शोज देखती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ बातों को काटना चाहूंगी, माफ कीजिएगा जी, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारी जनरेशन देख रही है वही सीख रही है, वही अपना रही है। आज जिस तरह से आज दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड में भी जो चीजें हो रही है वो हमारे सामने है जी। आज हमारे नेता बच्चियों की शादी इस कौम में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही है, तो हमारी बेटियों को भी लगता है भाई हम क्यों नहीं, क्योंकि जो दिखता है
हमने देखा है गलत कि बात महिलाओं है। के भावना सशक्तिकरण जी, के आप लिए बोल आप रही है। बात करती रहती हैं, आप अपने एनजीओ के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाती हैं। मैं जी किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, चाहे वो बॉलीवुड हो या चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो। हमारे घर में जो हम संस्कार देते हैं वही आते हैं बाहर। लेकिन कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन किसी को सीआईडी देखकर या क्राइम पेट्रोल देखकर हम दूसरी चीज सीख सकते हैं, कैसे सतर्क रहा जाए, कैसी चीजें हो सकती है, हम कैसे सावधान, हम क्यों नहीं वो सीख सकते। इसलिए किसी को ब्लेम करना ये सही बात नहीं है। नहीं हम शीतल नहीं जी, जिस तरह से भावना जी ने ये कहा था कि हम जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, उनको ये पता करना चाहिए कि उनका बच्चा कौन सी संगत में रह रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात के पीछे जो है उन अभिभावकों का भी हाथ होता है जो अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं? हाँ, क्योंकि आज आप की तारीख में कंट्रोल नहीं बोल, हम कहीं भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। हमारी शिक्षा प्रणाली आज ऑनलाइन में सीमित हो गई है, तो ऑनलाइन में वो बच्चे पता नहीं क्या देख रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आज की तारीख में जो चीजें पर्दे के पीछे होती थी, आज सोशल मीडिया पे खुलेआम देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा प्रशासन, हमारा कानून, हमारे पुलिसकर्मी ये इस तरह की प्रणाली बना के बैठे हैं कि कहीं भी किसी को भी किसी की हत्या कर रहे हैं, उसके साथ गलत करने के लिए कोई डर बैठा नहीं है। आज जिस तरह से पोस्को में गया हुआ वो व्यक्ति आज छूट के बाहर आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं ये किस तरह से बाहर आ रहा, मतलब कोई डर उसको रहा नहीं। उसको ये भी लगा कि मैं इसकी हत्या करके भी अंदर आ जाऊंगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। डर रहा नहीं है, जा रही है। हमारी बच्चियां टारगेट हो रही है, हमारी बच्चियां टारगेट, क्योंकि हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं इस कौम के लिए बहुत ही रुखा रवैया अपनाता है, कहीं ना कहीं ढील देता है। और ये चीज अगर हमारे लोगों ने की होती तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। ये हमारे मीरा भाईंदर में, नाला सोपारा में, मुंबई में, दिल्ली चलिए मैं भावना डिस्प्यूट जी कर और शीतल जी, आपको रोकना चाहेंगे। लेस्ली जी से फिर से सवाल है कि जिस तरह से लेस्ली आपने कहा कि बॉलीवुड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से आपने ये भी जिक्र किया कि सीआईडी में हम दिखाते हैं किस तरह का मर्डर हो रहा है, इस तरह से क्राइम की जो घटनाएं होती हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अब उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके पे फिल्मी स्टाइल में हम अक्सर देखते हैं, अक्सर खबरों में भी सुना होगा आपकी, फिल्मी स्टाइल पर यहाँ मर्डर हो गया है, फिल्मी स्टाइल में यहाँ चोरी की वारदात हुई है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ को रियल लाइफ में भी अब लोग कन्वर्ट करने लगे हैं? सर देखिए, हर चीज दुनिया में दिखाई जाती है, बट हमें सब करने की जरूरत नहीं है। सब में इतनी तो इंटेलिजेंस है कि हमें सबको देख रेख के चलना चाहिए। बट आजकल ऐसा हो गया है कि प्यार एक ऐसी चीज हो गई है कि लोग अंधे होके आगे बढ़ते हैं। उनको पता नहीं कि मम्मी पापा का ब्लेसिंग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और सोसाइटी में एक चीज हो गया है कि लड़कियों को इतनी उंगलियां उठाई जाती है उनके कैरेक्टर पे, वो शायद खुलेआम बात नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो खुद ही अंदर घुट घुट के मरती है। हो सकता है यशस्वी को पता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम था, बट वो अपने मम्मी पापा को बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनको पता है कि मम्मी पापा शायद सपोर्ट ना करे, आपस में दोस्त सपोर्ट ना करे, उसको बदजलन बोल दे। क्योंकि आजकल हम लड़कियों को एटलीस्ट समझना चाहिए कि प्यार लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है, तो दोनों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और लड़कियों को हम उंगली नहीं उठा सकते, उनको वो जो भी करते दूसरे करते, उनके साथ ही हादसा हो रहा है, क्या उसे पता था कि वो दूसरी सुबह नहीं देख पाएगी? ये तो बहुत बुरा हुआ है। और रही बात सीआईडी फिल्मों की, जैसे क्रिमिनल सीखते हैं वहां से, तो हम भी ना वहां से देख के सर चीजें सीखते हैं। अच्छा, इससे बच के रहना, अगर ये ऐसी बातें करे तो हमें उसे बच के रहना, अगर लड़का इतना पास आए तो हमें दूर जाना। हम भी तो वही से ही सीखते हैं ना, फिल्मों से, सीआईडी सीरियल से, जो भी हो, हमें वो सीख ही देते हैं कि अपनी जिंदगी बचा के रखो। हर किसी चीज की दो पहलू होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम जो देखते हैं उसके सकारात्मक व्यू को भी रखना चाहिए। भावना जी, जिस तरीके से बात करें, जब श्रद्धा वाघ मामले का खुलासा हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में कोई भी लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब यशस्वी शिंदे के साथ जो घटना घटी है, मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दी है और यूं कहे कि लोगों को झकझोर कर रख दी है कि एक बेटी के साथ इस तरह का जो वारदात किया गया है वो कतई सहन नहीं किया जाएगा। चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी कि आज महिलाएं किस तरह से सुरक्षित रह सकती हैं? देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास कई ऐसे विषय खुद आते हैं
जहां पर आज प्रशासन ने एक सेल बनाया हुआ है महिलाओं के लिए, दक्षता कमेटी बनी हुई है, पर हमारे यहाँ जब महिला के साथ कोई उत्पीड़न होता है तो वो महिला को कहीं ना कहीं वहां पर जाने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं उसको थोप देता है कि तुम कोर्ट जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ। वो घूम के फिर के हमारे एनजीओ में आती है, तब जब तक उनके पीछे कोई बड़ा जाकर उनको ये अपना बताता नहीं है कि भाई आप इनके तरफ रूखा रवैया क्यों अपना रहे, आपको करना पड़ेगा, तब तक उनकी सुनवाई तक नहीं होती। मैं यही अंत में आपको कहना चाहूंगी कि जितनी चीजें हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे कानूनी स्तर पे बनाई हुई जो प्रणाली है उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसका भुगतान आज हमारे समाज के बहन बेटियों को, बच्चों को करना पड़ रहा है। जब तक ये कानून कानूनी प्रणाली में जो है कहीं ना कहीं लचीलापन है, जिसकी वजह से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कहेंगी चलते चलते? ऐसे सख्त बनाया जाए कि कोई भी वैशी दरिंदा डरे ये सब करने के लिए। उसको एक डर हो कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो कुछ मेरे लिए छुटकारा नहीं। दूसरा के चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी पेरेंट्स जो बच्चियों के माता पिता उनको भी थोड़ा सा एक सिक्योर और भरोसे वाला ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट करे कि ऐसी कुछ दिक्कत है तो लड़कियां अपने पेरेंट्स से या किसी बहन से शेयर करे। आज इतना डर बैठ गया कि पेरेंट्स मेरा आना जाना बंद कर देंगे, मुझे काम पर जाने नहीं देंगे, उस डर के मारे भी बच्चियां शेयर करने से डरती, उनको कोई अगर तकलीफ है तो जरूरत है, जो आज की महिलाओं को जरूरत है, बच्चियों को जरूरत है, एक सेफ एनवायरनमेंट बाहर जो सरकार दे सकती है और एक सेफ और ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट घर में जो माता पिता दे सकते हैं काउंसलिंग करके या बातें कर कर। ये दोनों चीज अगर हो जाए तो शायद मुझे लगता है ऐसी घटना एक नहीं घटेगी। बिल्कुल सही बात है। हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को स्वतंत्रता दे, वो खुलकर, ताकि उनसे बात कर सके कि उनके साथ बाहर किस तरह का माहौल है, उनका दोस्त कैसा है, उनकी फ्रेंड कैसी है, वो ताकि एक दूसरे से घुल मिल कर दोस्त की तरह बात करें और इस तरह से वारदातों से बचा जा सके। आप तीनों का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें दाऊद शेख की, तो जिस बेरहमी से यशस्वी का कत्ल किया है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जो भी इस हत्याकांड के बारे में सुन रहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें तो पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लगातार जो राजनेता हैं वो यशस्वी के घर पहुंच रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे देश में कब तक इस तरह से महिलाओं और बच्चियों का बलिदान दिया जाता रहेगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। और खासकर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई और आसपास के इलाकों में इस तरह की वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन भी जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी अब जागरूक होने की ज़रूरत है, अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम अपनी माँ बहन बेटी को समझते हैं उसी तरह से हमें दूसरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं को भी अगर रोक लगाना है तो सबसे पहले हमें अपने आसपास और अपनी सोसाइटी के माहौल को खुशनुमा बनाना होगा। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़। मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।